हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आप सभी का वेलकम करते हैं हमें अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद करंट एजुकेटर। आज बच्चों हम लोग क्लास 10th लेक्चर नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी का पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। जिसने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है प्लीज़ जा कर के देख ले, ठीक है, अपलोड हो चुका है। और वहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 1 में क्या क्या पढ़ाया, मैंने ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस तक मैंने कवर किया था। आज उसके आगे की बात होगी लेक्चर नंबर 2 में, जहाँ पर हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं, पावर पढ़ने वाले हैं और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कवर करने वाले हैं, ठीक है। और हाँ, उनसे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनको भी यहाँ पर हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं, ठीक है। पहले टॉपिक पढ़ेंगे, फिर टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, सीरीज और पैरेलल। तो सीरीज और पैरेलल से पहले एक डेफिनेशन होती है रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर। ये क्या है? इस डेफिनेशन का मतलब है कि जब व्हेन टू और मोर resistors are connected with each other by different combinational method in order to achieve the desired equivalent resistance डेफिनेशन क्या कह रहा है? देखो, जब दो या दो से ज्यादा रजिस्टर किसी भी सर्किट के अंदर लगे हों तो वो दो तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे से। या तो वो सीरीज होंगे या तो वो पैरेलल होंगे, और या तो वो पैरेलल होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि अलग अलग चर्चाएं करेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। सबसे पहले इनके बारे में समझो कि when two or more resistors are connected with each other by different combinational method। combinational different का मतलब है कि या तो वो सीरीज में जुड़े होंगे एक दूसरे से या फिर वो पैरेलल में जुड़े होंगे, ठीक है। आगे कह रहे हैं in order to achieve the desired equivalent resistance। उनका एक ही मकसद होता है भाई, हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए बस, ठीक है। दोनों में एक ही काम होता है कि आप चाहे उसको सीरीज में जोड़िए या फिर पैरेलल में, बट आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही निकालना होता है दोनों में, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है उनकी भी बात करते हैं, ठीक है। अब अलग अलग बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सीरीज की। सीरीज क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय सीरीज कॉम्बिनेशन? तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? चलो पढ़ते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में पहले एक सर्किट को ड्रॉ करते हैं, उससे समझते हैं। सर्किट कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर की लगी होगी, या आपका प्लस होगा या माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पर एक एमीटर को फिट कर देते हैं। मैंने फर्स्ट लेक्चर में सब कुछ कवर कर रखा है। एमीटर, वोल्ट मीटर का वर्क क्या होता है। एमीटर क्या होता है? करंट को मेजर करता है। वोल्ट मीटर जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, ठीक है। ये आपका कुछ ऐसा सर्किट होगा, यहाँ से आई करंट जाएगी,
नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल से आई करंट को निकलना होगा, और ये आपका R1 रेजिस्टेंस होगा, ये आपका R2 रेजिस्टेंस होगा, और ये R3 रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस वायर ऐड है, और सीरीज में क्या होता है, यहाँ से आई करंट जा रही है। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो होता है ना, करंट सेम होती है, इन तीनों में एक ही करंट जाएगी, इसमें भी आई करंट जाएगी, इसमें भी आई करंट, और इसमें भी आई करंट। बट इसमें क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है, वोल्टेज इसमें डिफरेंट होता है। लगा तो होता है वोल्ट मीटर कुछ ऐसे, ठीक है, लगा तो रहता है कुछ वोल्ट मीटर ऐसे, बट इसकी वोल्टेज V1 होती है, इसकी वोल्टेज V2 होती है, और इसकी वोल्टेज V3 होती है। कुछ ऐसा होगा सीरीज कॉम्बिनेशन का सर्किट, यही है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है? तो मैंने इनमें दो बात बताई, पहला क्या कि वोल्टेज डिफरेंट होती है, डिफरेंट वोल्टेज। सेकेंड पॉइंट क्या बताई, सेम करंट, करंट जो होती है वो सेम होती है। इन दोनों पॉइंट को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आई करंट है और वो तीनों में एक ही बार आई करंट जा रही है तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, उसके बाद हम एक बात को प्रूफ कराएंगे, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है ना। तो पहले देख लेते हैं। तो इसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो ग्रेटर होता है, इज ग्रेटर देन either of रजिस्टर। इस बात का क्या मतलब है अभी बताते हैं, अभी पहले इसको प्रूफ करते हैं फिर इसका मतलब बताते हैं, और इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको कहते हैं मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसको याद रखिएगा, कभी कभी न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहां पर आपको ये नहीं बोलेगा कि आप इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये पॉइंट नहीं लिखा रहेगा, ये पॉइंट लिखा रहेगा कि मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है। मैं क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, पहले इसको प्रूफ करते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक, अच्छा इसमें क्या है, वोल्टेज डिफरेंट, वोल्टेज क्या डिफरेंट, तो वह V1 प्लस V2 प्लस V3 को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये V इक्विवेलेंट के इक्वल होगी। अब आपने ओम्स लॉ के अंदर पढ़ा है, ओम्स दादा ने बताया भैया कि V इक्वल्स टू IR होता है। ठीक है, ये कब होता है, जब V होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, करंट के। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक R कांस्टेंट जुड़ता है जिसका नाम रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और ये कब एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। क्लियर हुई? ये मैंने लेक्चर नंबर 1 के अंदर सब कुछ कवर कर रखा है। ठीक है, इस बात को लेकिन ध्यान रखिए कि V इज इक्वल्स टू IR होता है। मैं इसकी हेल्प से देखो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने जा रहे हैं। तो V1 को हम लिख सकते हैं IR1, इसको लिखते हैं IR2, IR3। भाई करंट तो तीनों में सेम है, इसीलिए मैं इसको I से डिनोट कर दिया। ठीक है, ये V इज इक्वल्स टू है। अब हम क्या करेंगे, इनमें से I को कॉमन लेंगे, I को हम कॉमन लेंगे क्योंकि I तो सेम है। अभी मैंने कहा V इज इक्वल्स टू IR, तो मैं यहां पर IR लिख सकता हूं ना। I से I को काट देते हैं, तो आपका जो R इक्विवेलेंट जो आया वो R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया। यही बात प्रूफ करनी थी, यही है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, आपको कितने भी रेजिस्टेंस दिए और डॉट डॉट अप टू कहाँ तक जा सकता है, अप टू R इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो कहेंगे RN बोल दीजिए, N आपका नेचुरल नंबर है। ठीक है, N जो है वो नेचुरल नंबर है, यही आपका R इक्विवेलेंट है।
क्लियर हो गया? बोलो क्लियर हो गया? जो मैंने तीसरा पॉइंट समझाया ना वो इसी पॉइंट से मैंने उसमें लिखा था द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन आइदर अ रजिस्टर। जो भी रेजिस्टर जुड़े होंगे जो आर इक्विवेलेंट होगा वो ग्रेटर होता है, ये ग्रेटर होता है। और इसी को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका भी यही फॉर्मूला होता है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, जो भी रेजिस्टर दिया हो, जितने भी दिए हो, 4 दिया हो, 5 दिया हो, तो ये भी आर इन लिख लीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया? ये किसका है? मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, नोट कर लीजिए इस बात को। तो ये हो गई सीरीज कॉम्बिनेशन की बात। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हो गई। अब हम बात करेंगे पैरेलल की। अब बात करेंगे पैरेलल की। मैंने सीरीज में आपको एक चीज बताई, आपको क्या पहचानना है, कैसे पहचानना है कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा सर्किट कि एक ही साथ सब रेजिस्टेंस वायर जुड़े हैं एक ही वायर में, तो उसी और उसमें क्या होता है, करंट जब बढ़ती नहीं है, करंट सब में आ ही जाएगी और वोल्टेज बढ़ जाएगा। एक में V1, एक में V2, एक में V3। इसी तरह जितने भी रेजिस्टेंस वायर उसमें रहेंगे उतने वोल्टेज रहेंगे उसमें। ठीक है, क्लियर? बट करंट सेम रहेगी, सब में आई करंट ही जाएगी और उसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर? अब बात करते हैं पैरेलल की। अब बात करते हैं पैरेलल की। ठीक है, और हाँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं बता रहा हूँ आपको। लॉन्ग यहीं से आता है। एक एक रहता है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का और एक रहता है लाइट चैप्टर का। ठीक है, आपके फिजिक्स के पेपर में एक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से लॉन्ग रहता है और एक लाइट चैप्टर से लॉन्ग रहता है। ठीक है, चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन को पढ़ते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन का पहले सर्किट ड्रॉ करते हैं, फिर समझते हैं। सेम ही कुछ इस टाइप का सर्किट होगा। ठीक है, और हाँ, पैरेलल में भाई एम मीटर को ऐड नहीं करते, मतलब उसको नहीं जोड़ते, वो सिर्फ सीरीज में ही काम आता है। तो इसमें क्या होगा, मैंने ये आपका है, इस तरह का कुछ दिखता है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसमें देखो, आई करंट यहाँ से गई, ये आई करंट आपकी जा रही है, जा रही है। ठीक है, जब यहाँ पर पहुँचेगी इस पॉइंट पे, इसके इनिशियल पॉइंट पे पहुँचेगी, तो यहाँ से आई करंट बटना स्टार्ट हो जाएगी, उसका बंटवारा स्टार्ट हो जाएगा। सपोज करो यहाँ पर I1 करंट चली गई, यहाँ पर I2 करंट चली गई और यहाँ पर I3 करंट चली गई। अब करंट का बंटवारा हो गया। ठीक है, करंट का सेपरेशन जहाँ पर हो जाए वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। बट इस केस में क्या होता है ना, इसकी वोल्टेज सेम होती है। इसमें भी वी वोल्टेज जाएगी, इसमें भी वी वोल्टेज ही जाती है और इसमें भी वी वोल्टेज ही जाती है। क्लियर हो गया? यही है दोनों में डिफरेंस। देखो, अब इसको मैं अलग लिख देता हूँ। किसमें सेम क्या होता है, सेम क्या होता है, करंट नहीं होता है, वोल्टेज होता है। वोल्टेज सेम होता है बेटा। दूसरी बात और इम्पोर्टेंट बात, जो डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है, करंट होती है। करंट डिफरेंट होती है। देखो, इसमें I1 करंट चली गई, इसमें I2 चली गई, इसमें I3 चली गई। जहां पर करंट का सेपरेशन वो पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ऐसे ही याद रखिए। अब इसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, फिर लिखिए एक बात और, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन आइदर ऑफ रजिस्टर। ठीक है, और इसको दूसरे नाम से क्या जानते हैं, मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, क्लियर हुआ? नोट कर लो भाई।
नोट कर लो, इसके बाद हम प्रूफ बताते हैं। चलो प्रूफ बताते हैं। अच्छा यहाँ पर क्या सेम है, वोल्टेज, डिफरेंट क्या है, करंट, तो हम करंट को उठा लेते हैं। I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है, तीन ही वो है तो मैं तीन ही करंट को उठा रहा हूँ, ठीक है। अभी एक इससे पहले मैंने पढ़ाया V इज इक्वल्स टू आई आर, तो यहाँ से I क्या होगा, I होगा V बाई आर, ठीक है, ठीक है। ये आपका R1 रेजिस्टेंस है, ये आपका R2 रेजिस्टेंस, ये आपका R3 रेजिस्टेंस है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, I1 की प्लेस पर, I1 की प्लेस पर V बाई R1 रखेंगे, यहाँ पर V बाई R2 रख देंगे, और यहाँ पर V बाई R3 रख देंगे, और ये इस वाले I की प्लेस पे भी यही फॉर्मूले को पुट कर देंगे, ठीक है। V बाई R, अब यहाँ से क्या करेंगे, V को कॉमन ले लेंगे क्योंकि V तो सेम है, तो 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 कुछ ऐसे लिख लेंगे। ये वाले V से इस वाले V को काट देंगे, तो जो आपका 1/R इक्विवेलेंट होगा वो इक्वल होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये होगा आपका R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स, ठीक है। वहां पर क्या था, R1 प्लस R2 R3 था, यहाँ पर उसका रेसिप्रोकल है, यहाँ पर उसका रेसिप्रोकल है, इस बात को ध्यान देना है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया भाई। चलो अब क्या है, इसमें न्यूमेरिकल करते हैं और अच्छे से क्लियर होगा भाई किस टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं। चलो सर्किट समझना बहुत जरूरी है, सर्किट समझ गए तो समझो क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपसे, बट अगर सर्किट नहीं समझ पाए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलो क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। करते हैं क्वेश्चन, तो चलो तो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, स्टार्ट करते हैं। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायग्राम है, ठीक है, सर्किट है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का सर्किट है, कुछ ऐसा ही दिख रहा होगा। स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने जैसा डायग्राम उसमें बनाया था, बस थोड़ी सी इसकी ड्राइंग चेंज हो गई है, ठीक है, बट ये है कैसा, पैरेलल। अब देखो कैसे, यहाँ से आई करंट को निकाल दो, ठीक है, यहाँ से आई करंट गई, यहाँ पर आई करंट गई, जब इसके इनिशियल पॉइंट पे पहुंची तो यहाँ से करंट का सेपरेशन स्टार्ट हो गया। इसमें I1 करंट चली गई, यहाँ पर I2 करंट चली गई, और यहाँ पर I3 करंट चली गई, ठीक है। यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम का है, या 20 ओम का है, और ये 30 ओम का है। क्लियर है। तो जो आपको R1 गिवन है वो 10 ओम है, R2 जो है वो 20 ओम है, और R3 वो कितना है, 30 ओम है। अच्छा ये क्या, कोई बात नहीं, चलो अब इसमें सेम कौन होगा, वोल्टेज सेम होगी, ठीक है, वोल्टेज तो भाई चलो सेम है। करंट कैसी है, डिफरेंट है, करंट डिफरेंट है। आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपसे दो ही क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट इसमें तो दो ही पूछे गए हैं। पहला आपसे पूछा गया इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दो, क्या बता दो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और सेकंड करंट पूछ रहा है, करंट इन दी सर्किट, पूरे सर्किट में कितनी करंट जा रही है। और थर्ड पार्ट भाई मेरी तरफ से एक गिफ्ट के तौर पर कि हर एक में फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर, दोनों में क्या डिफरेंस है क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम ही आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है। सेकंड और थर्ड पार्ट में क्या, अच्छा फाइंड क्या फाइंड, अच्छा यहाँ पर पूरी बात हुई नहीं, फाइंड आई लिख देते हैं, इन ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर में करंट को फाइंड करना है, ठीक है। अब चलो इन दोनों में क्या डिफरेंस है अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। स्टार्ट करते सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करना। अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए मैंने बताया था 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं, 1/10
+1/20 +1/30. We will take LCM. LCM क्या होगा भाई? 30 20 10 आई थिंक 60 होना चाहिए, 60 होगा। चलो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। दैट मीन्स 3 + 6 3 + 6 + 3 9 9 + 2 11 11/60। ये आपका 1/R इक्विवेलेंट आ गया। तो R इक्विवेलेंट कितना होगा? R इक्विवेलेंट कितना होगा? R इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल कर देंगे तो 60/11 ओम आ जाएगा। 60/11 ओम आ जाएगा। बोलो क्लियर है? क्लियर है? R इक्विवेलेंट तो निकालिए, देखो कैसे निकालना है। सेम मेथड, ठीक है। अब सेकंड पार्ट कह रहा है करंट इन द सर्किट। पूरे सर्किट में कितनी करंट है, कितनी आई करंट है, उसको फाइंड करो, ठीक है। सर्किट को सॉल्व करते टाइम आपको एक फॉर्मूला 100% याद रखना है, ओम्स लॉ, V = IR। सर्किट आ जाए तो इसके बिना सॉल्व नहीं होने वाला सर्किट, ठीक है। आपको V = IR फॉर्मूला याद करके रखना है जब आपको सर्किट वाले सवाल को सॉल्व करना है तो, ठीक है, क्योंकि एक ही फॉर्मूला काम होता है बस उसमें। अब साइड में करते हैं भैया, करंट को फाइंड करते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो मैंने क्या कहा, V = IR आपको याद रखना है। आपको वोल्टेज गिवन है, करंट गिवन है, नहीं करंट पूछी है, रेजिस्टेंस गिवन है, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस है ना, R इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही आपसे कहेगा। वोल्टेज कितनी है भाई इसकी? 10 वोल्ट है। मेरे वोल्ट गिवन में नहीं लिखा, वोल्टेज आपको 10 वोल्ट गिवन है। दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इसको कहते हैं ना। वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। आपको करंट चाहिए, ये आपका हो जाएगा 11 60/11। दैट मीन्स 11 ऊपर हो जाएगा और 60 नीचे हो जाएगा और = I हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया तो करंट भी आपकी 11/6 हो गई। करंट 11/6 एम्पियर, 11/6 एम्पियर। आप इसको पॉइंट में ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर। हर एक रजिस्टर में आप क्या फाइंड कर रहा है? करंट। अब इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, V = IR। देखो कैसा लगता है। इसको मैं एक पार्ट इसका रेज करते हैं, यहाँ से एक पार्ट इसका रेज करते हैं। देखो कैसे होगा। मुझे हर एक रजिस्टर में, मैं पहली इसकी बात करता हूँ, ऊपर वाले रजिस्टर जिसमें I1 करंट जाता है। फॉर I1, तो I1 के लिए फॉर्मूला V/R, ठीक है। मैंने लगाया यही फॉर्मूला। तो I1 = V/R1 ऐसे लिख सकते हैं। वैल्यू पुट करते हैं, वोल्टेज तो सेम है 10 और इसका रेजिस्टेंस कितना है, जिसका पूछा है R1 कितना है, 10 है। दैट मीन्स इसकी 1 एम्पियर करंट आएगी। 1 एम्पियर करंट वो सबसे टॉप वाले पे, मतलब R1 रेजिस्टेंस पर जा रही है। क्लियर हो गया। फाइंड करते हैं I2, तो V/R2 हो जाएगा। वोल्टेज आपको सेम है, रेजिस्टेंस इस बार 20 हो जाएगा और इस बार 1/2, दैट मीन्स 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर सेकेंड वाले में, ठीक है। थर्ड में मीन्स I3 कितना है, V/R3। तो वोल्टेज तो भाई सेम रहेगा, 10/R3 कितना है, 30। दैट मीन्स 1/3 एम्पियर। क्लियर हो गया। यही है डिफरेंस। ये मैंने पूरे सर्किट का करंट फाइंड किया है, ये मैंने हर एक अलग अलग रेजिस्टेंस वायर का करंट फाइंड किया है। यही दोनों में डिफरेंस है, यही दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। उसका कुछ अजीब टाइप का सर्किट है, बट सर्किट अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है। सर्किट को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सर्किट आपका कुछ इस प्रकार होगा।
15 ओम, 20 ओम, 25 ओम, ये आपका 5 ओम है और ये 10 ओम है। चलो इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लग रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट इजी है, इजी है। चलो सॉल्व करते हैं, पहले समझते हैं, पहले समझते हैं। देखो ये मिक्सचर है, इसमें सीरीज भी है और कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन भी है और इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन भी है। पैरेलल तो ये देखो, ये तीनों आपस में पैरेलल हैं और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, बट जो दोनों को हम अलग अलग सॉल्व कर लें, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लिया जाए तो दोनों का सर्किट वापस चेंज हो जाएगा। देखो सॉल्व करते हैं, पहले हम इनको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से अगर I1 करंट गई, सॉरी I करंट गई, तो यहाँ पर I1 और यहाँ पर I2, क्लियर है। यहाँ पर करंट का सेपरेशन हुआ, दैट मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन दैट मीन्स आपको R1 कितना है, 5 ओम है और R2 जो है वो 10 ओम गिवन है। ठीक है, वापस वही फॉर्मूला, R इक्विवेलेंट लगाना है, 1/R इक्विवेलेंट, दैट मीन्स 1/R1, 1/5 प्लस 1/10। एलसीएम लेंगे 10 आएगा, यहाँ पर 2 + 1 दैट मीन्स 3/10 आ जाएगा आपका 1/R इक्विवेलेंट। हमको क्या चाहिए, R इक्विवेलेंट, तो उसका करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, दैट मीन्स 10/3 ओम आपका R इक्विवेलेंट इस वाले के लिए हो जाएगा, यहाँ वाले के लिए ये R इक्विवेलेंट फाइंड कर लिए। अब आप क्या करेंगे, इस सर्किट को देखो, ये सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा। मैंने जब इस पार्ट को सॉल्व कर लिया तो इसका हुलिया थोड़ा सा मतलब बिगड़ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। देखो अभी क्या था, ये दो वायर आपस में थे, मैंने दोनों को R इक्विवेलेंट कर लिया, तो इसका एक वायर हो गया जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 10/3 ओम है, 10/3 ओम है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब इस वाले को फाइंड करते हैं, यहाँ से वापस I करंट हो जाएगा, यहाँ पर भी I करंट, यहाँ पर भी I करंट, फिर यहाँ I करंट आई। जब इसके यहाँ पर इनिशियल पॉइंट पहुंचे, फिर से करंट सेपरेशन फिर से हो गया। सपोज करो यहाँ पर I1 करंट हो गई, यहाँ पर I2 करंट हो गई और यहाँ पर I3 करंट हो गई। ठीक है, फिर वापस से मुझे पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाना है करंट, क्योंकि करंट का सेपरेशन हुआ है। तो फिर आ जाओ, फाइंड करते हैं। 1/R equivalent is equals to 1/15 plus 1/20 plus 1/25. We will take LCM firstly. ठीक है भाई, LCM लेते हैं, तीनों को क्या LCM होगा अलग से निकाल लेते हैं। 15, 20, 25, इसको सीधा ले लेते हैं। 5 से 5 3 जा 15, 5 4 जा 5 5 जा 5 3 4 1 3 1 4 1 2 into 2 2 to the 4 so that's 12 12 to the 60 60 into 5 that means 300। इसका भाई एलसीएम कितना आ गया, 300 आ गया। ठीक है, एलसीएम कितना है, 300। 15 को मल्टीप्लाई करेंगे कि 300 आ जाए। 5 3 15, 15 into 20, 15 into 20, तो 20 प्लस 20 में 300 दैट मीन्स 5 4 द 20, 20 into 15 और 25 into 6। ठीक है, तीनों को करते हैं ऐड, ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 6 26, 26 प्लस 15, 26 प्लस 15 that will be 6 plus 5 11, 1 carry, 2 plus 2 4 41, that will be 41/300 ओम। बट ये क्या 1/R R इक्विवेलेंट है, मुझे चाहिए R इक्विवेलेंट। क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे ना तो ये 300/41 ओम आ जाएगा। ये आपका R इक्विवेलेंट है। क्या है R इक्विवेलेंट इस वाले के लिए। तो अब क्या करेंगे, इसका जो सर्किट डायग्राम है वो चेंज हो जाएगा। देखो एक ही वायर में मैंने इसका R इक्विवेलेंट निकाला तो 300/41 आ गया। अब इसका सर्किट कुछ ऐसा है, यहाँ पर 15 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। क्लियर है, देख लो
ये आपका नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, सेम है यहाँ पर भी। ठीक है, क्लियर हो गया? देख लो भाई, अभी कुछ भी मैंने ज़्यादा नहीं किया, आर इक्विवेलेंट ही निकाला है मैंने। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए। अब मैं इस वाले इधर वाले पार्ट को इरेज करता हूँ। अब ये कैसा कॉम्बिनेशन हो गया? सीरीज। देखो यहीं से आई करंट गई, इसमें भी आई करंट चली गई, वापस आई यहाँ पर, इसमें आई करंट चली गई। अब हो गया ये सीरीज कॉम्बिनेशन। जब करंट का सेपरेशन नहीं होगा तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब करते हैं भाई ये पार्ट इरेज, देख लो आप। ठीक है, देख लो, चलो इसको करते हैं इरेज। और अब फाइंड करते हैं इस वाले सर्किट के लिए। तो अब सीरीज कॉम्बिनेशन है तो हम हमारे लिए R1 ये हो जाएगा और ये R2 ये वाला हो जाएगा। दोनों को क्या करेंगे सीरीज के लिए, मतलब R इक्विवेलेंट दैट विल बी R1 प्लस R2, ऐसे हो जाएगा। दैट मीन्स 10/3 प्लस 300/41। तो 41 और 3 दोनों ही क्या है? प्राइम नंबर है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 3 3 4 12 123। 123 इसको क्या करेंगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 41 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 410 प्लस इसको 3 से 3 तरीका 9, 900 हो जाएगा। तो 0 1 9 प्लस 4 13। ये आपका आर इक्विवेलेंट आ गया बेटा। फाइनल आर इक्विवेलेंट आपका आ गया, कितना आया? 1310/123 ओम। ठीक है, 1310/123 ओम आपका आर इक्विवेलेंट आया पूरे का, मतलब पूरे सर्किट का इतना आर इक्विवेलेंट आया। क्लियर हो गया? अब क्या करना है? नेक्स्ट पार्ट इसका है करंट फाइंड करने का। करंट फाइंड करते हैं। हमको एक ही फॉर्मूला पता है सर, V इज आई आर, इसी से निकालना है। तो V/R जो होगा वो I के इक्वल होगा। मुझे वोल्टेज पता है और रेजिस्टेंस पता है। स्टार्ट कर दो फाइंड करना। 15 वोल्ट की बैटरी लगी है और 1310 को नीचे रखते हैं, 123 को ऊपर रखते हैं। इसको सॉल्व कर लो बेटा, ये आएगा जो भी आएगा एम्पियर में आएगा और यही आपकी करंट होगी। ठीक है, यही आपकी करंट होगी। यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स, बट आपको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए। जो भी आएगा ये एम्पियर में आएगा। ठीक है, क्योंकि करंट की यूनिट एम्पियर होती है, उसकी एसआई यूनिट एम्पियर होती है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दैट विल बी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देख लेते हैं और कोई क्वेश्चन तो नहीं बचा भाई, क्योंकि तो इम्पोर्टेंट भी और नहीं, और कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लास्ट में एक बहुत अच्छी बात बताएंगे हम आप लोगों को। जब क्लास एंड होने लगेगी तो एक अच्छी सी खुशखबरी देंगे आप लोगों को, बढ़िया वाली, अच्छा लगेगा आप लोगों को। आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, क्या? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ही इलेक्ट्रिक करंट में हीट का क्या इफेक्ट होता है? ठीक है, ये तो क्लियर है ना? चलो समझते हैं क्या होता है। देखो इसमें क्या होता है, एक प्योर रजिस्टर वायर होता है, प्योरली रजिस्टर वायर। इसको पहले लिखते हैं फिर समझते हैं। प्योरली रजिस्टिव वायर, ये सर्किट कह लो, सर्किट कह सकते हो। ठीक है, एक प्योरली रजिस्टिव सर्किट के अंदर जो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, वो किस फॉर्म में होती है? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। कौन सी सोर्स ऑफ एनर्जी होती है? इलेक्ट्रिकल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, जो कॉन्टिन्यूअसली कैसी होती रहती है? डिसिपेट होती रहती है। डिसिपेट का मतलब है धीरे धीरे
खत्म होना, धीरे धीरे समाप्त होना, धीरे धीरे क्या होना, डिसिपेट होना। तो कॉन्टिन्यूसली डिसिपेटेड इंटायरली, थोड़ी देर बाद पूरी खत्म हो जाती है भाई। किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में खत्म हो जाती है। यही होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यही होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक प्योर रजिस्टर वायर होता है, एक प्योर कैसा होता है, रजिस्टर वायर होता है, ये सर्किट होता है, उसमें जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, वो कॉन्टिन्यूसली डिसिपेट होती रहती है, धीरे धीरे क्या होती है, खत्म होती रहती है, और थोड़ी देर बाद पूरी खत्म हो जाती है। और किसके फॉर्म में होती है? हीट के फॉर्म में। किस फॉर्म में होती है? हीट के फॉर्म में। इसमें क्या होता है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, क्लियर हो गया? इसी को कहते हैं, एग्जाम्पल भी देते हैं भाई लो एग्जाम्पल। साइंस इज नॉट कंप्लीट विदाउट एग्जाम्पल। ठीक है, साइंस अगर आप पढ़ा रहे हो तो आपको एग्जाम्पल तो देना ही होगा। चलो एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आपका हो गया इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है, और क्या, जो आप घर में आयरन यूज करते हो, जिसको आप प्रेस कहते हो, प्रेस जैसे कपड़े प्रेस करते हो, वो आयरन, ये सब किस फेनोमेना पे वर्क करते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसका जो भैया प्रूफ पढ़ते हैं, प्रूफ। ठीक है, चलो इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी, थ्योरी पार्ट था, आसान था। चलो आगे बढ़ जाते हैं। यहीं पे सोच रहा हूँ प्रूफ कर दिया जाए, यहीं पे कर देते हैं। आपने अगर पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा रखा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है? V इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज, ये तो पढ़ रखा होगा। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, वर्क डन इज इक्वल्स टू Q इंटू वी, वर्क डन इज इक्वल्स टू Q इंटू वी, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं इसको मान लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, मैं इसको मान लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। उसके बाद करंट का एक फॉर्मूला होता है, करंट का, चार्ज का भी होता है, चार्ज का लिख लेते हैं, Q इज इक्वल्स टू आई टी। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। थर्ड इक्वेशन जो ओम बाबा ने दिया था, क्या दिया था? V इज इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर, ये आपकी थर्ड इक्वेशन है। इन दोनों को उठा करके इसमें लाके पटक, इन दोनों की वैल्यू उठा करके, थर्ड और सेकंड की वैल्यू उठा करके फर्स्ट वाले में पुट कर दो, फर्स्ट वाले में पुट कर देते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, फर्स्ट वाले में पुट कर देते हैं, फर्स्ट वाले में पुट कर देते हैं। दैट मीन्स W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Q की प्लेस में क्या रखेंगे? IT को रखेंगे, इनटू V के प्लेस पे, V के प्लेस पे मैंने क्या किया? IR को पुट कर दिया। अब इसको क्या करेंगे? वर्क डन इज इक्वल्स टू I इंटू आई, दैट मीन्स I स्क्वायर R इंटू T। अब जो वर्क डन होगा वो एक एनर्जी के फॉर्म में होगा, और वो एनर्जी कैसी है? हीट एनर्जी है। तो जो वर्क डन है उसको मैं H लिख सकता हूँ, यही होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यही होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? अच्छा, अब इसका एक दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम भी, उस नाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, वही नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं, बहुत बड़ा बड़ा लिख सकते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाई जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो आपको ये पूरा प्रूफ जो मैंने भी बताया, इन तीन इक्वेशन को उठा करके इसमें एक इक्वेशन को उठा के ला के रख दो, यही होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो H होता है ना, हीट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आई स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आई स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के,
और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। ये तीनों ही आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान में रखना। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। अब इसके बाद इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं। दो ही एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है। इसके एप्लीकेशन की अगर बात करें तो पहला एप्लीकेशन क्या होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है ना, एक इलेक्ट्रिक बल्ब हो जाए तो आपने देखा होगा, अभी भी मिलता है, जो ऑरेंज कलर का जलता है, येलो या ऑरेंज टाइप का जलता है, उसमें साफ साफ दिख रहा होता है, अंदर एक कुछ फिलामेंट टाइप का होता है, फिलामेंट टाइप का ऐसे कुछ अंदर टाइप लगा होता है। उस फिलामेंट में जो एक छोटी सी चीज़ होती है, बहुत मेन चीज़ होती है, उसको कहते हैं टंगस्टन। क्या कहते हैं? टंगस्टन कहते हैं। अगर ये मतलब टूट गया तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, फिर बल्ब नहीं जलेगा। इस टंगस्टन का बहुत बड़ा यूज है बल्ब के अंदर। यही है इलेक्ट्रिक बल्ब का एप्लीकेशन, ओ सॉरी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक का एप्लीकेशन पार्ट, इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, क्लियर हो गया? इस टंगस्टन, ये जो बल्ब होता है ना, इसके अंदर एक दो गैस भर दी जाती है, एक नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है, एक एर्गॉन गैस को भर दिया जाता है, ताकि ये जल्दी फ्यूज ना हो या जल्दी फट ना जाए। इस वजह से इसमें नाइट्रोजन और कौन सी, एर्गॉन गैस को फिल कर दिया जाता है। ठीक है, और इसमें एक टंगस्टन होता है जो फिलामेंट में लगा होता है। अगर ये मतलब ब्रेक हो गया तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा और बल्ब आपका जलेगा नहीं। ठीक है, और आप जब ये कांच वाला बल्ब आता है, जो वही मैंने बताया येलो और ऑरेंज कलर का जलता है, उसमें ये साफ साफ दिख रहा होता है। आप देखना कुछ इस टाइप का रहता है, अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये ऐसा होता है, यहीं पर एक टंगस्टन लगा होता है और वो दोनों टाइप से जुड़ा होता है, उसी को टंगस्टन कहते हैं, और ये अंदर पूरा फिलामेंट रहता है। ठीक है, यही आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है। उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है? फ्यूज, जिसको अब दूसरे नाम से हम लोग कहते हैं एमसीबी। ठीक है, फ्यूज और एमसीबी का दोनों का काम एक ही है, घरों में लगी हुई होती है। फ्यूज को एक घरों में नॉर्मल नाम कहते हैं कटआउट। ये क्या करता है? आप देखे होंगे मेन सप्लाई जहाँ पे मीटर लगा रहता है घर का, जहाँ पे बिजली का बिल जहाँ पे लोग निकालते हैं, ये वहाँ पर लगा होता है फ्यूज। इसका वर्क क्या होता है? ये इस बना किस चीज़ का होता है? ये लेड और टिन के एलॉय होते हैं, उन्हीं से ये बने हुए होते हैं। और इनका हेल्प क्या होता है? ये एक तरीके के सेफ्टी डिवाइस होते हैं। ठीक है, जो पूरे हाउस को सेव करके रखते हैं। जो भी अप्लाइंसेस आपके घर में लगे हो, रेफ्रिजरेटर, टीवी, एसी, जो भी हो, उनको ये संभाल के रखते हैं। कैसे? जब मेन सप्लाई से कोई हाई करंट आ रही है, हाई करंट, जब हाई करंट घर में आती है तो क्या होगा? ये फ्यूज जो होता है ना, ये फ्यूज समझो एक फ्यूज है, जब इसमें करंट आई, अब इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। तो जो भी हाई करंट आएगी वो करंट को यहीं पर रोक के यहीं पर वो पिघल जाएगा, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो, हाई करंट आ रही है और इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है? कम है, तो ये यहीं पर पिघला देगा, और जो भी करंट घर के अंदर जाती थी, जा रही थी हाई करंट, उसको वो रोक देगा और घर के अप्लायंसेस को बचा लेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो एक तरीके का ये हाउस होल्ड सेफ्टी डिवाइस है, जो घरों के मेन सप्लाई पे लगा हुआ रहता है और सीरीज में जुड़ा रहता है, सीरीज में। ठीक है, जिसमें करंट सेम आ रही होती है और वोल्टेज डिफरेंट रहता है। और जो नॉर्मल घरों में जो भी वोल्टेज आती है वो 220 वोल्ट की करंट जा रही होती है। अगर इससे ज़्यादा जाएगी तो क्या करेगा?
इफ यूज इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, हाई करंट को उठा के पिघला देगा और वहीं पर करंट ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। और फिर जो नॉर्मल करंट घरों में जाती थी वो जाएगी और अप्लायंसेस को सेफ रखेगी। इसका वर्क यही होता है। क्लियर हो गया? ये इसके एप्लीकेशन थे। अब हम लोग चलते हैं लास्ट टॉपिक पे, पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? ये वो पावर नहीं पढ़ने जा रहे हैं जो हम लोगों ने लाइट चैप्टर के अंदर पढ़ा। ठीक है, तो अब पावर को स्टार्ट करते हैं। पावर को पढ़ने से पहले हम लोग एक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, मैं लेकर के आया हूँ भाई, उसको कर लेते हैं। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक आयरन of resistance 25 ohm takes a current of 7 ampere. Calculate heat developed in 0.5 minute. ठीक है, 0.5 मिनट में कितनी हीट डेवलप हुई आपको बताना है। सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या क्या है? एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस है कितना? 25 ओम। उसमें करंट हो आ रही है 7 एम्पियर और टाइम है 0.5 मिनट। अब इसको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? सेकंड में लाना पड़ेगा। दैट मीन्स इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 60 से मल्टीप्लाई करने पे 5 इंटू 6 दैट इज 30 मीन्स 300। तो 30 सेकेंड आ गया। क्या आ गया? 30 सेकेंड आ गया। अब इसकी ये बढ़िया सी असाइनमेंट आ गई सेकंड। ठीक है, आप क्या करते हैं? हीट का भी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, आई स्क्वायर आर टी। डायरेक्ट क्वेश्चन, वैल्यू पुट कर दो, आंसर। करंट कितनी है बेटा? 7, स्क्वायर हो जाएगा। रेजिस्टेंस आपकी 25 है और आपका टाइम जो है वो 30 सेकेंड है। 7 स्क्वायर 49 है, इंटू 25 इंटू 30। इसकी कैलकुलेशन चलो, 49 इंटू 750, 49 इंटू 750 दैट विल बी 9 into 7 that will be 63, 63 plus 4 67 and 4 into 0 4 0, 4 into 5 that will be 20 to carry 4 7 28, that will be 30, 0 5 7 6 3। ये क्या हो जाएगा? 36750 जूल, क्योंकि एनर्जी है, हीट एक क्या एनर्जी है, तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। तो आपकी 36750 जूल एनर्जी आ गई, हीट डेवलप इतनी होगी। क्लियर हो गया? बस आपको यूनिट का ध्यान रखना है, बाकी डायरेक्ट फॉर्मूला था, सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है आपका इलेक्ट्रिक पावर। It is defined as the amount of electrical energy consumed per unit time, ठीक है। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम, फॉर्मूला क्या हो गया? पावर दैट विल बी डिनोटेड बाय पी। अब इसी फॉर्मूले को, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, अब एनर्जी है तो इसका वर्क डन और टाइम, तो P इज इक्वल टू W बाई टी।
अच्छा, अब एनर्जी है तो उसका दूसरा फॉर्मूला भी हो सकता है, P इज इक्वल्स टू E बाई टी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जिसको E इज इक्वल्स टू P इंटू टी भी कहते हैं। क्लियर है? पावर की ऐसा यूनिट होती है वॉट, क्या होती है ऐसा यूनिट होती है इसकी वॉट। 1 किलोवाट में 1000 वॉट होता है, 1 किलोवाट में 1000 वॉट होता है, जिसको हम लोग 10⁻³ वॉट। क्लियर हो गया? 10⁻³ वॉट। और इसके फॉर्मूले और भी हैं भाई, देखो अभी हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, वहां से क्या करना है, टाइम को रिमूव करना है, क्योंकि पावर में टाइम का कोई वो नहीं है। तो पहला तो फॉर्मूला हो गया P इज इक्वल टू I²R, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला हो गया, एक होता है V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR होता है। अब यहीं से निकालते हैं, I इक्वल्स टू V/R होगा, तो इसकी प्लेस पे जब पुट करेंगे तो हो जाएगा V²/R। दूसरा फॉर्मूला हो गया, ये दूसरा फॉर्मूला है भाई, ये पहला फॉर्मूला। क्लियर हो गया? तीसरा फॉर्मूला ये है आपका P इज इक्वल टू W/T और P इज इक्वल टू E/T। बोलो क्लियर हो गया? ये आपके फॉर्मूले हो गए। ओके, क्लियर है? ये आपका लास्ट टॉपिक था, पावर, और इस फॉर्मूले को भी याद रखिएगा, ठीक है। जहाँ पर आप गिव अकॉर्डिंग टू गिवन, आपको जो भी क्वेश्चन में गिवन हो उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूले का यूज़ करना है। अगर आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच में कुछ वैल्यू दी हो तो आप इसको यूज़ करिए, P इज इक्वल टू V²/R। आपको करंट और रेजिस्टेंस के बीच में कुछ गिवन इवेंट टाइप दिया हो तो उसको I²R में प्रूव करिए। एनर्जी पूछा है तो एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, E इज इक्वल टू P इंटू टी। क्लियर है? ओके। पावर का एक और फॉर्मूला होता है, ये होता है, हाँ ठीक हो गया, सारे बता दिए। क्लियर है? चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से पहले भाई एक इम्पॉर्टेंट बात बता देते हैं, उसकी बतानी बहुत ज़रूरी है। वो इम्पोर्टेंट बात क्या है, जो हम लोग कॉमर्शियल यूनिट को यूज़ करते हैं अपने घरों में, जिसकी हेल्प से हम लोग बिल निकालते हैं, जो बिजली के बिल जो निकाले जाते हैं वो किसकी हेल्प से निकलते हैं, वो इसकी देखो 1 किलोवाट में क्या होता है, 1000 वॉट होता है, ठीक है। और आवर में सेकंड कितने होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, और अपॉन में क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर हो गया? गलत कर दिए, किलोवाट वाट, ठीक है, ये क्या कर दिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आपका 36, 2 0 ये हो गए, 3 0 ये हो गए। अब इसको लाएंगे पॉइंट पे, तो 3.6 कर देंगे टू 10⁻6 वॉट, ये होता है। क्लियर हो गया? वॉट आवर, वॉट आवर। क्लियर हो गया? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, जिसको कॉमर्शियल यूनिट कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पर यहाँ से एक और देखो भाई, फॉर्मूला आ गया, अगर वॉट को इंटू करते हैं आवर से, ये होता है इसका फॉर्मूला। ओके, कॉमर्शियल यूनिट इज इक्वल टू वॉट इंटू आवर अपॉन 1000। इसको भी नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। अब चलो क्वेश्चन करते हैं, आप क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो
क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन कुछ ऐसा कहता है कि भैया एक इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन, ठीक है। डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड पावर ऑफ मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड। दिस क्वेश्चन विल बी फ्रॉम एनसीईआरटी। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 23 है। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको पावर और एनर्जी बतानी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले पावर निकालते हैं। पहले तो गिवन लिखो भैया। आपको गिवन दिया है 5 एम्पियर का करंट है और वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 220 वोल्ट। देखो क्वेश्चन में ये तो एकदम सेम रहेगा, चाहे कोई भी आप क्वेश्चन उठा लो पावर इलेक्ट्रिसिटी का, ये आपको सेम रहेगा क्योंकि नॉर्मल घरों में भी इतनी ही करंट आपको दी जाती है, इतनी ही वोल्टेज आती है 220 वोल्ट, ठीक है। तो 220 वोल्ट तो एकदम क्लियर कट हर एक क्वेश्चन में आपको मिलने वाला है। तो एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर करंट फ्रॉम 220 वोल्ट ऑफ लाइन, डिटरमाइन द पावर, ठीक है। वी आई आपको दिया हुआ है, ठीक है। वी आई दिया हुआ है तो पावर का फॉर्मूला आई और वी के कोई टर्म मैंने आई थिंक बताया नहीं है। तो पावर का एक और फॉर्मूला होता है वी इंटू आई। पावर का एक और फॉर्मूला होता है वी इंटू आई। कहाँ से आया, कहाँ से आया, चलो देखते हैं। देखो P इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई टी, तो मैंने बताया W इज इक्वल्स टू क्यू वी होता है, इसको मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। और Q इज इक्वल्स टू आई टी होता है, मैंने यहाँ रख दिया आई टी वी अपॉन टी। टी से टी कट गया, पावर इज इक्वल्स टू आई वी आ गया, या वी आ गया। ये फॉर्मूला आई थिंक छूट गया था, ये भी नोट कर लो भाई, ठीक है। P इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई टी, W इज इक्वल्स टू क्यू वी और Q इज इक्वल्स टू आई टी। इसके हेल्प से P इज इक्वल्स टू वी आई मैंने निकाल लिया, ठीक है। वही मैंने कहा एक फॉर्मूला मैंने पावर का छोड़ रहा, ठीक है। वो भी भाई क्लियर हो गया। चलो अच्छा हुआ क्वेश्चन आ गया, तो लगा देते हैं। P इज इक्वल्स टू वी इंटू आई, 220 वोल्ट इंटू 5, 5 टू द 10 1 कैरी, 5 टू द 10 11, 1100 वाट आ गया भैया। कितनी पावर आई, 1100 वाट, ठीक है। अब कहेंगे एनर्जी क्या कंज्यूम किया उसने, तो एनर्जी भी निकालते हैं। एनर्जी का भी मैंने फॉर्मूला बताया था E इज इक्वल्स टू, या फिर ऐसा भी लिखा था P इज इक्वल्स टू E बाई टी। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू P इंटू टी कह सकते हैं। पावर मैंने अभी भी निकाला है 1100, और टी आपको टाइम नहीं दिया क्या इसमें, अच्छा इंटू आवर दिया है, ठीक है ओके। तो टाइम 2 आवर। अच्छा अब टाइम आवर में कैसे, किस में लाना पड़ेगा, सेकंड में ना, तो सेकंड में लाना पड़ेगा। चलो भाई, अगर 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं तो 2 घंटे में 7200 सेकंड होंगे। 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं तो 2 आवर में 7200 सेकंड होंगे। हम इसको क्या करेंगे, 1100 1100 इंटू 7200, इसको आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा 11 टू द 22, 11 7 77, 77 प्लस 2, यहाँ से एनर्जी 11 इंटू 7 दैट विल बी 77, 77 प्लस 2 79, और आगे जीरो लगा देंगे।
ठीक है, चाहो तो इसको पॉइंट में भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5, 79.2 इंटू 10⁵ जूल, क्योंकि एनर्जी की यूनिट जूल में होती है, तो ये आपका आ गया। ठीक है, क्लियर है, बढ़िया सा क्वेश्चन। एक और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो क्वेश्चन लिखते हैं भाई। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी at a rate of 880 watt when heating is at the maximum। ठीक है, रेट ऑफ 340 watt when heat is minimum। clear, the voltage is 220 volt। what are the current and the resistance in each case। तो वही क्वेश्चन को पहले रीड करो, उसके बाद गिवन फाइंड करने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या था। क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम, कुछ एनर्जी वो कंज्यूम करता है किसी रेट पे, और वो उसकी पावर गिवन है भाई, दैट मीन्स P इज इक्वल्स टू 880 वाट है। और कह रहा है जब हीट क्या है, मैक्सिमम है, दैट मीन्स पावर भी, अगर हीट मैक्सिमम तो पावर भी मैक्सिमम, हीट मैक्सिमम है तो पावर भी मैक्सिमम होगी। क्लियर है, फिर कह रहा है एंड रेट ऑफ 340 वॉट व्हेन हीट इज मिनिमम। एक और पावर गिवन है भाई, वो मिनिमम पावर है, कितनी है, 340 वॉट। ठीक है, द वोल्टेज इज 220 वोल्ट। देखो यहाँ पर भी वोल्टेज सेम है, 220 वोल्ट। क्लियर हो गया। अब कह रहा है फाइंड क्या क्या करना है, व्हाट आर दी करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस। हर एक केस में, मतलब मैक्सिमम मिनिमम दोनों अलग अलग केस हैं, हर एक केस में आपको करंट बतानी है और उसका रेजिस्टेंस बताना है। पहले तो भाई देखो, P इज इक्वल्स टू वी आई की हेल्प से करंट तो दी नहीं हुई है, तो करंट तो इसकी हेल्प से कुछ नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं। हमने पावर के 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, देखो P इज इक्वल्स टू वी आई, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, और P इज इक्वल्स टू, एक कौन सा फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने, P इज इक्वल्स टू वी आई, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, और P इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने क्या किया था, हाँ, वी स्क्वायर बाई आर। इनकी हेल्प से हम करंट को फाइंड करेंगे। तो ये इस पहले तो इसकी हेल्प से हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से I इज इक्वल्स टू, हमको करंट निकालनी है, तो P मैक्सिमम अपॉन वोल्टेज, पहले मैक्सिमम के लिए निकालना है, तो मैक्सिमम कितना है, 880 अपॉन वोल्टेज 220, 0 से 0 ये 4 टाइम्स, दैट विल बी 4 एम्पियर। आपकी जो मैक्सिमम पावर थी उसकी करंट कितनी है, 4 एम्पियर है। उसी तरह मिनिमम की निकाल लेते हैं, ठीक है, इसको रेस करते हैं, यहाँ निकालते हैं, I इज इक्वल्स टू P मिनिमम अपॉन V। P मिनिमम आपका 340 है,
अपॉन वोल्टेज 220 है, 0 से 0 हो जाएगा ये, और इसको 2 से काट देते हैं 11 टाइम्स, ये आपका दैट विल बी 17/11 एम्पियर। ठीक है, ये आपका मिनिमम के लिए है, और I इज इक्वल टू 4 एम्पियर ये मैक्सिमम के लिए है। ठीक है, करंट तो निकाली दोनों केस की। अब बात कर रहा है रेजिस्टेंस की, उसने कहा रेजिस्टेंस भी बता दिया। ठीक है, तो हमारे पास करंट भी है, पावर भी है, और पावर और करंट और रेजिस्टेंस के बीच का एक रिलेशन होता है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। चलो करंट को याद रखना कितनी कितनी है, बाकी यही कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो आपका जो आई मिनिमम है वो है 17/11 एम्पियर, और आई मैक्सिमम जो है आया है वो 4 एम्पियर आया। ठीक है, इसकी हेल्प से हम निकालते हैं क्या रेजिस्टेंस। तो R इज इक्वल टू P बाई आई स्क्वायर, P बाई आई स्क्वायर। ठीक है, तो पहले वाले के निकाल रहे हैं 880 अपॉन में आई स्क्वायर, दैट मीन्स इसका ये 4 स्क्वायर दैट विल बी 16। क्लियर, 2 8 से 16, 2 4 2 4 0, 2 4 से 2 2 से ये हो गया 55। पहले वाले के लिए क्या आ गया 55 ओम। इस वाले पावर के लिए रेजिस्टेंस 55 ओम आ गया। ठीक, और ये आपकी करंट मैंने पहले से निकाल दी। ठीक, अब इसके लिए दूसरे वाले के लिए मिनिमम वाले के लिए रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो उसके लिए भी वही हो जाएगा आई आर इज इक्वल्स टू पी वाई मतलब 340 अपॉन आई स्क्वायर, दैट विल बी 17/11। 17 स्क्वायर विल बी 7 7 49, 7 वन 7 7 प्लस 4 11, ये आपका 70 हो जाएगा, दैट विल बी 289, और ऊपर 11 का स्क्वायर होता है 121। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, जो भी आएगा वो ओम में आएगा। ठीक है, दैट विल बी योर होमवर्क। ये वाला लास्ट वाला भाई पार्ट आप होमवर्क करिए। ठीक है, यहीं पर आपकी हुई क्लास एंड। और हाँ, मैंने कहा था बीच में भी मैं आपको एक अच्छी बात बताने वाला हूँ। तो बहुत बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में थोड़ा सा डर लगता है, हिचकिचाहट होती है। तो उस हिचकिचाहट को, उस डर को दूर करने के लिए एक वीडियो मैं अपलोड करूँगा, और उसमें क्या होगा कि जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ से या फिर पीवाईक्यूज, मैं सारे न्यूमेरिकल को लेकर के आऊँगा और एक वीडियो के अंदर करवाऊँगा। ठीक है, और आपका डर दूर हो जाएगा। मिलते हैं उस लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय। ओके, बाय बाय।